हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन है। हर एक साल देखा गया है कि जो मॉडल क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड कराया जाता है उससे अधिक क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। तो ओम के नियम को कौन सा वक्र निरूपण करता है? तो क्या होगा? रेखीय वक्र। उसके बाद है एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है स्थिर। यानी कि यदि इसको बोला जाए तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है एक क्लोज सर्किट में, यानी कि एक बंद परिपथ में। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, यानी किससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो क्या होगा? रियोस्टेट। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 तीनों से हमें ऊर्जा स्रोत प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम मान के 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब हम प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, यानी शक्ति की एसआई इकाई क्या है। शक्ति को हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो क्या होगा? वॉट। उसके बाद है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, यानी कि एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ क्षेत्र के क्षेत्रफल का। यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ होता है। यानी कि यदि प्रतिरोध का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। 2 तरह का दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का बात करें तो नहीं तो 3 तरह का दर्पण होता है, एक समतल, उत्तल, अवतल। और गोलीय दर्पण में 2 तरह का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है प्रतिबिंब का आकार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। आवर्धक कांचों की शक्ति को हम लोग 1+d/f के द्वारा करते हैं। उसके बाद है मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है? तो रेटिना पर। हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। उसके बाद है अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 अपसारी लेंस। एक होता है अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस का होता है धनात्मक। फिर है खुरदरी सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है अनियमित परावर्तन। जो खुरदरी सतह होता है ना उससे अनियमित परावर्तन होता है। चिकनी सतह से रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है यानी नियमित परावर्तन होता है और खुरदरी सतह से अनियमित परावर्तन होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 अपवर्तन के दौरान वो मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दिया है कि अपवर्तन के दौरान ये परिवर्तित नहीं होता है। तो है पहला ऑप्शन दिशा, दूसरा ऑप्शन है चाल, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति जो होता है ये अपवर्तन के दौरान परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए हमें संध्या के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य का रंग जो होता है उसका लाल
दिखना ये रीज़न हुआ कि लाल का जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग को सन का कलर रेड दिखाई देता है। और जो भी अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है, वो तरंग दैर्घ्य, दिशा और चाल पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है छोटी फोकस दूरी। क्या होगा? छोटी फोकस दूरी। फिर है समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। समकोण प्रिज्म का एक कोण 90 डिग्री का होता है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको क्या कीजिएगा, समझते हुए याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप समझकर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, इसलिए आप समझकर याद कीजिएगा। उसके बाद है 16 नंबर, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजरती है। तो जब अपवर्तन हो जाता है तो कहाँ से गुजरती है किरण? तो फोकस बिंदु द्वारा गुजरती है। उसके बाद है, इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ इज, यानी कि यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑफ टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज, यानी आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात क्या होता है? ये कौन दिया था कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात स्नेल का नियम भी कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है लाखों वर्षा बिंदुओं से, यानी कि जब बारिश होता है उसके बाद भी हम लोग को रेनबो दिखाई देता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है तो लाखों वर्षा बिंदुओं से होता है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। उसके बाद है द एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है, यानी अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में एक फिगर हम लोग को दिया गया है। इसमें बोला गया है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है। अभिलंब आपको पता ही होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। तो इसका अपवर्तन कोण क्या होगा? यदि कोई किरण अभिलंब के रूप से खींचा गया है तो उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होगा। उसके बाद है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी? तो 5 डायोप्टर होगी। ये आपका फॉर्मूला होता है D = 1/f। इसमें आप f का मान 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका शक्ति क्या होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि शक्ति को हम लोग जब शक्ति का फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करते हैं तो f का मान मीटर में रखते हैं, यानी पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके उसके बाद फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बोला है कौन सा चित्र सही है? निम्न में कौन सा चित्र सही है? तो इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1। ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा, इसलिए क्योंकि कोई भी आपतित किरण जो होता है अपवर्तन के बाद यानी लेंस के अपवर्तन के बाद वो फोकस पे जाकर के टकराता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से जाकर के। इसको मैं अपलोड कर दूंगी। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है 24 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। उसके बाद है रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स बिकॉज।
यानी ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्यों होता है? तो लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इस वजह से लाल प्रकाश यूज किया जाता है, क्योंकि सबको ये दिख जाए, दूर से दूर जो खड़ा है गाड़ी लेकर के उसको भी दिख जाए रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट सबसे कम प्रकीर्णित होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, मरीचिका एक उदाहरण है। ये किस चीज का उदाहरण है? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है, जैसे ये ज्यादातर राजस्थान में होता है जहाँ पे पानी का बहुत कमी होता है, वहाँ धूप अधिक होता है, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं तो वो लोग को ऐसा आभास होता है कि उससे कुछ दूरी के आगे एक जलाशय है, यानी कि पानी दिखता है, लेकिन वो सच में होता नहीं है। कुछ दूरी तक जाने पे ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं है, तो ये आभासी है, यानी बस उसको इमेजिन करता है कि वहाँ पे आगे में कुछ है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, जिसमें कि हम लोग को आभास होता है कि हमारे आगे कुछ है, लेकिन जब उसके नजदीक जाते हैं तो हम लोग को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसका रीजन है प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद है 27 नंबर में है कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि वायुमंडल में भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण हम लोग को दिखता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। उसके बाद है 28 नंबर में अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि कोई अवतल दर्पण है, उसमें कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो बताइए वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो अवतल दर्पण की ये खासियत है कि जब हम इसे दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ये अवतल दर्पण का गुण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है दर्पण से आप 29 नंबर क्वेश्चन, दर्पण से हम जितना भी दूर में खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार होने की संभावना है समतल, जिसे हम लोग डेली यूज में देखते हैं। तो जो हमारे घर पे लगा होता है रेडी होने के लिए, वो हम लोग का समतल दर्पण होता है। उसमें आप कितने भी डिस्टेंस में रहिए आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, तो ये समतल दर्पण में होता है। उसके बाद 30 नंबर है, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो कुंडली को कहा जाता है आर्मेचर, यानी कि हम लोग वायर को लपेटते हैं और उसको नाम क्या दिए हैं? आर्मेचर। उसके बाद है 31 नंबर, प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में चलेगा? तो क्या होगा? संवेग। जब प्रोटॉन को हम चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ देंगे तो इसका संवेग परिवर्तित हो सकता है। उसके बाद है 32 नंबर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो चुंबकीय तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन, यानी कि चुंबकीय प्रेरण का क्या परिघटना है? तो इसमें क्या होता है कि चुंबक और कुंडली, कुंडली बोलने का मतलब कि तार, वायर, चुंबक और वायर के बीच में हम थोड़ा मोशन करते हैं तो इससे क्या होता है कि वायर में करंट उत्पन्न होता है, यानी कि विद्युत उत्पन्न होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ये दो चीज के बीच में मोशन लाए, उससे विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। उसके बाद है 33 नंबर कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो क्या होगा? जनरेटर, जिसको हिंदी में जनित्र कहते हैं। उसके बाद है 34 नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में धारा क्या होता है?
तो घर पे आप सुने ही होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट का मतलब होता क्या है? तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि किसी दो तार को बीच में हम लोग क्या किए, अचानक से स्पार्किंग हुआ और वहाँ का जो करंट फ्लो हो रहा था वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसमें होता क्या है कि वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है और जो करंट होता है वो अनियमित रूप से बढ़ जाता है, यानी अनंत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? भारी रूप से बढ़ जाता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है और करंट जो होता है अनियमित रूप से बढ़ जाता है। उसके बाद है 35 नंबर, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है। दो तरह का बीमारी होता है, एक है हाइपरमेट्रोपिया, एक है मायोपिया। तो जिसको हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे मायोपिया हिंदी में लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा निकट दृष्टि दोष। तो जो लोग निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होते हैं तो डॉक्टर उसे अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 36 नंबर में है कि 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोध में प्रवाहित 0.4 एम्पियर है। बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या होगी? तो इसको हम लोग निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। उसके बाद है 37 नंबर, तापक्रम बढ़ने पर या तापक्रम बढ़ाने पर किस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम का नियम क्या बोलता है कि जब तापमान निश्चित होता है, ये हम ना बढ़ाएं ना घटाएं, उस समय जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, वो तो कांस्टेंट रहते हैं, यानी वोल्टेज जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो यहाँ पे तापक्रम को हम बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, वो बढ़ेगा। उसके बाद है 38 नंबर, छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है अधिक प्रतिरोध। यदि आप छोटे तार और लंबे तार को कंपेयर करें तो प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई की समानुपाती होती है, इसलिए। उसके बाद है 39 नंबर, करेंट प्रोड्यूस्ड बाय एसी जनरेटर इज, यानी कोई जनित्र द्वारा कौन सा करंट उत्पादित होता है? तो एसी जनित्र होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा। दो तरह का करंट होता है, एक स्थिर धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट और एक स्थिर धारा। ठीक है। उसके बाद है 40 नंबर, A large amount of current passes through earth wire because it has, कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करता है अर्थ वायर से, तो क्यों कर पाता है ये? तो इसका रीज़न ये है कि अर्थ वायर जो होता है इसमें बहुत कम प्रतिरोध होता है, इस वजह से ये अपने से ज़्यादा करंट को पास होने के लिए दिया जाता है। इसलिए घर में हम लोग अर्थिंग करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो हम लोग का उतना हार्म ना हो, उतना नुकसान ना हो, जितना भी विद्युत, जितना ही करंट उत्पादित हुआ वो सारा का सारा चला जाए अर्थिंग के द्वारा पृथ्वी में। तो ये था फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन। टोटल आपको 40 क्वेश्चन है फिजिक्स में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है या लग रहा हो कि ये डाउट कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और ये जो सेशन जो आकांक्षा एग्ज़ाम का स्टार्ट हुआ है ये मेरा लगातार अभी चलेगा। जितने भी मॉडल क्वेश्चन है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। सो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप आकांक्षा को फॉर्म भरे हैं तो उसको पूरे अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि यदि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बस ये मॉडल क्वेश्चन को आप कर लीजिए और कुछ बुक्स आपको बताएंगे, वो करने के बाद आपको बेफिक्र रहना है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो मेरे साथ चलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।